This is going to be a lecture for Monday and Tuesday. This is going to be a makeup class, and this is going to account for the 2 credit hours for Monday and Tuesday. So let's study Unit 80 and 81 from Oxford Practice Grammar. So today we are going to discuss which nouns are singular or plural. So let's read this. Some nouns have only a plural form with S and take a plural verb. The clothes were in the dryer, not the clothes was. The goods have been sent to you direct from our factory, not the good has. My belongings are all packed up in suitcases. अब कुछ nouns जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ plural की shape में use होते हैं. अगर हम clothes की बात करें तो cloth का singular जो है वो cloth होता है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले हिस्से को लें तो ये आपका सिंगुलर बनता है. ये प्लूरल तब बनता है जब आप इसमें ये es ऐड कर देते हैं. उसी तरह लेकिन जो गुड्स हैं, गुड्स यानी कि चीजें, ये पूरी की पूरी प्लूरल सेंस में यूज होता है. तो आप कभी नहीं ये कह सकते कि द गुड हैज बीन सेंट, क्योंकि वहां पर गुड के जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएंगे. जब हमने क्लास भी डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सिचुएशन के हिसाब से और उसका जो मीनिंग है सिचुएशन में आपने वो देखना है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू. You have to pay a very close attention to the meaning and the context and then decide something. Make a decision about a noun. If the noun is singular or plural, then why should it be? या अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है किसी सिंगुलर को प्लूरल करने का, तो हो सकता है उसका प्लूरल बनना ही ना हो, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से उसने सिंगुलर ही रहना हो. My belongings are all packed up in suitcases. अब belongings जो है वो भी ऐसा वर्ड है जो कि कभी belonging नहीं आता. जब आप belonging यूज करते हैं तो वो एक स्टेट वर्ब बन जाता है. एक ऐसी हालत बन जाती है जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग किसी जगह से एसोसिएशन की कोई आपको सेंस आए तो वो. लेकिन यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब नाउन में तब्दील हो जाता है. ये नाउन की कैटेगरी में इसलिए आ जाता है क्योंकि बिलोंगिंग्स का मतलब है आपकी पर्सनल इस्तेमाल की चीजें. गुड्स और बिलोंगिंग्स के मीनिंग में फर्क ये होता है. गुड्स का मतलब है चीजें. अब चीजों का मतलब प्रोडक्ट्स भी हो सकता है. ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर goods have been sent to you direct from our factory. इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस हुई हैं तमाम प्रोडक्ट्स वो आपको भेज दी गई हैं. यहाँ पर my belongings है, वो चीजें जो कि बोलने वाले की मिल्कियत में हैं. तो कुछ नाउन्स जो हैं उनका सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करते हैं. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल क्लोथ्स में नॉर्मली अगर आप कहती हैं क्लॉथ, क्लॉथ रिफर करता है मटेरियल को. जब आप किसी मटेरियल के बारे में बात कर रही होते हैं तो फिर आप क्लॉथ का लफ्ज यूज करती हैं. लेकिन जब आप क्लोथ्स के बारे में बात करती हैं तो क्लोथ्स का मतलब है सिले हुए कपड़े, द स्टिच क्लोथ्स. तो उसमें एक आप पेयर तो यूज नहीं करती, आप उसके अंदर पैंट्स के साथ शर्ट भी यूज करती हैं, ठीक है, ट्राउजर्स के साथ भी शर्ट होती है, साथ उसके कोई स्कार्फ भी होता है. तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि आप अगर किसी वर्ब के बारे में डिसाइड करें तो पहले देखें
कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग क्या बनता है। तो ये जो नाउन्स हमने तीनों डिस्कस किए हैं, क्लोथ्स, गुड्स और बिलोंगिंग्स, ये तीनों के तीनों नाउन्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। बाकी प्लूरल वेपन्स नाउन्स क्या हैं? आर्म्स। आर्म्स आपके वो बाजू जो कि आपकी बॉडी के साथ भी लगे होते हैं, लेकिन उसमें फर्क ये है कि उसको आप सिंगुलर में भी यूज कर सकती हैं। माई आर्म इज हर्टिंग। When you say my arm is hurting, it means आपकी बॉडी के साथ जो अटैच्ड बाजू है वो दर्द कर रहा है, वो तकलीफ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्म्स, वेपन्स की बात हो रही है, तो आप या तो लफ्ज यूज कर सकती हैं वेपन्स, या फिर आप लफ्ज यूज कर सकती हैं आर्म्स। लेकिन जब आर्म्स का मतलब हथियार की सेंस में आएगा तो वो कभी भी आर्म नहीं होगा, वो हमेशा एस के साथ आएगा और वो आर्म्स की सूरत में आएगा। बिलोंगिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो चीजें जो आप ओनरशिप में होते हैं जिनकी, तो इट इज ऑलवेज यूज्ड विद एन एस, सो बिलोंगिंग्स मीन्स द थिंग्स दैट यू ओन। For the clothes, I have explained already that the clothes means the stitched pieces, and you do not wear a single stitched piece. It might be a pair of a scarf with the trousers and shirt, or it can be anything else. Congratulations. Congratulations में हमेशा S यूज होता है. You never use congratulation without an S. हमेशा जो complete expression है congratulations का यूज हो सकता है, और उसके अंदर यही होता है कि मुबारकबाद पेश की जाती है. अब अगर आपने इसे verb की तरह यूज करना है, so you can write I want to congratulate you. ठीक है, लेकिन जब आप congratulations एज अ नाउन यूज करते हैं तो फिर आप उसके साथ एस यूज करते हैं. कॉन्टेंट्स. कॉन्टेंट्स व्हाट इज इनसाइड समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पर्स मिला है, आपने वो खोला है, आपसे दूसरा सवाल पूछे व्हाट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस पर्स. ठीक है, तो कॉन्टेंट्स भी एक कलेक्शन में आता है. तो ये जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं ये वो नाउन्स हैं जो कि ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. What is inside something, यानी कि तमाम चीज़ें जो कि किसी चीज़ के अंदर मौजूद हैं. What are the contents of this purse? What are the contents of this box? What are the contents of this cup? ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आप हमेशा उसके साथ S यूज करेंगे. जब आप कंटेंट की बात कर रहे हैं तो समटाइम्स इट मीन्स द रिटन पीस ऑफ राइटिंग. अगर इसके अंदर ये जो एस मौजूद है, आप अगर इसको हटा देते हैं, मैं अभी इसके ऊपर हाइलाइटर रख रही हूं, कंसिडर करें कि ये कंटेंट का लफ्ज है, तो कंटेंट यहाँ रिटन पीस ऑफ राइटिंग से मतलब है. कस्टम्स, ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू अ कंट्री. हम कस्टम्स को वैसे रस्मों रिवाज के तौर पर भी यूज करते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. अगर हम कहते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इसका मतलब ये है कि आप रिवायात और अपनी जो है ना उनके बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ मैं अगर आपको लिखूं एग्जाम्पल, कस्टम्स, यहाँ पर कस्टम्स का मतलब क्या है? ट्रेडिशंस. ठीक है, यहां पर जो कस्टम्स की बात हो रही है, ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू अ कंट्री. किसी दूसरे मुल्क से जब आप अपने मुल्क में या अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में कोई चीज लेकर जाते हैं बाय एयर, तो अक्सर टर्म यूज होता है कस्टम क्लियरेंस. कस्टम्स एक ऐसा इदारा होता है जो कि मुल्क से अंदर और बाहर जाने वाली चीजें जो कि आप अपने साथ कैरी करते हैं, या फिर इवन फ्रेट में भी, यानी कि बड़े बड़े जो आप कह लें कार्गो में चीजें जाती हैं, तो वहां पर कस्टम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो कि उन चीजों को चेक करते हैं.
तो वहां पर जब आप कस्टम यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा ये एस जो है ना ये जरूर यूज होगा। अच्छा, अर्निंग्स जो है ना, आप जितना भी कुछ कमाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। द काइंड ऑफ मनी दैट यू अर्न, नाउ दिस मनी कैन बी अर्न फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग और दीज अर्निंग्स कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग। अब आप अर्निंग्स की भी बात अगर कर रहे हैं तो तब आप देखें जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स हैं, क्लोथ्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वर यूज हुआ, गुड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हुआ और बिलोंगिंग्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनके साथ एस तो लगता ही है, ये एस के साथ यूज होते हैं, लेकिन साथ इनमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला ही आता है। इसके बाद गुड्स की हमने पहले ही बात कर चुके हैं, प्रोडक्ट्स और थिंग्स फॉर सेल। अब आते हैं आउटस्कर्ट्स की तरफ। आउटस्कर्ट्स मीन्स कि किसी भी टाउन या सिटी का ऐसा हिस्सा जो कि बाहर वाला होता है। कंसिडर, ये आपके लाहौर का नक्शा है, ये एक इमेजिनरी नक्शा मैं बना रही हूँ। अब जो इन जगहों के ऊपर रहता है, ये जो बाहर वाली जगह होती हैं, इन्हें हम आउटस्कर्ट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है ना सिटी का सेंट्रल हिस्सा हो गया, ये जो है वो आप कर लें सिटी का नॉर्थ हो गया, ये सिटी का साउथ हो गया, ये जो है वो ईस्ट हो गया और ये जो है वो वेस्ट हो गया। तो ये जो इन हिस्सों में रहते हैं उन्हें कहते हैं कि ये आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। आउटस्कर्ट्स भी एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ आप ऐसे ही यूज करेंगे, वो अपनी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। रिमेन्स जो भी चीज रह गई है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कह देते हैं कि द रिमेन्स ऑफ दिस बिल्डिंग, द रिमेन्स ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कि अगर आप जैसे शाही किले जाते हैं, शाही किला जो है वो रिमेन्स है, यानी कि वो किला अभी तक कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से काफी हिस्से जो हैं वो गायब हो चुके हैं। अगर आपको रोहतास फोर्ट जाने का एक्सपीरियंस रहा है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किले के रिमेन्स रह गए हैं। तो रिमेन्स का मतलब है जो बाकी मांदा चीज होती है, जो बकिया रह जाती है। सराउंडिंग्स के लिए साथ भी आप हमेशा एस यूज करते हैं। द एनवायरमेंट, द थिंग्स अराउंड यू। सराउंडिंग्स इज ऑल्सो द काइंड ऑफ नाउन with which you use an S always, because surroundings is always used in the plural. Surrounding जब आप without S यूज करते हैं तो फिर वो verb बन जाता है। उसके बाद आ जाता है थैंक्स। थैंक्स जो है ये भी नाउन है और अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो ये वर्ब बन जाएगा, यानी कि द एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। तो इन जो नाउन्स हैं इनके साथ एस इसलिए भी लगता है क्योंकि आप ये भी बताना चाह रहे होते हैं कि इस लफ्ज की कैटेगरी क्या है। अगर नाउन बताना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये जो आपको वर्ड्स की लिस्ट दी गई है इनके साथ एस लगाना जरूरी है, और अगर आप इनके साथ एस नहीं लगाएंगे तो ये अपनी कैटेगरी तब्दील कर लेगा और ये वर्ब बन जाएगा। Okay, so now we have discussed how some nouns can always have plural forms. Let's discuss the nouns which can be used both in the singular and the plural form. Our special price is £10 cheaper than normal, so don't miss this saving of £10. यहाँ बात हो रही है कि किसी कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर लगाया है कि हमारी खास जो एक प्राइस है वो £10 की है और जो कि आम जो कीमत है उस प्रोडक्ट का उससे £10 चीपर है। सो डोंट मिस द सेविंग ऑफ £10। अब यहाँ पर सेविंग आया है, ठीक है, और आप अगर ध्यान दें यहाँ इस जगह अगर ध्यान दें दिस पे, ठीक है, तो दिस इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन, दिस सेविंग। अब दिस सेविंग इसलिए कहा गया क्योंकि एक प्रोडक्ट के ऊपर £10 की बचत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पर। अब अगर इसी के काउंटर हम एग्जाम्पल देखें प्लूरल में, माई सेविंग्स आर इन द बैंक,
माई सेविंग्स और साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया आर। अब अगर हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक वक्त में होने वाली बचत नहीं, वो बचत, वो पैसे जो कि आपने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वक्त में बचाए हैं। अब ये वाली जो सेविंग है, ये वाली सेविंग, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? द वन टाइम, द वन टाइम सेविंग। और ये वाली जो सेविंग्स हैं, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं? मोर देन वन टाइम। More than one time saving. I'm going to take out all the money and buy a new car. तो ये savings are, saving is में फ़र्क ये है कि saving is जो सिंगुलर में है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर सेविंग है, एक प्रोडक्ट के ऊपर बचत है, जबकि सेविंग्स आर अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब एक से ज्यादा वक्त में की जाने वाली बचत है। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टॉर्म डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू बिल्डिंग्स। एक दफा स्टॉर्म आया, एक स्टॉर्म की बात हो रही है, द स्टॉर्म, ठीक है, डिड अ लॉट ऑफ डैमेज, सो दिस इज अ वन टाइम इंस्टेंस, इसलिए यहां डैमेज यूज हुआ। द न्यूज़पेपर हैड टू पे £2 million in damages after printing untrue stories about a politician. ठीक है, अब यहां पर आया है damages. damages इसलिए आया क्योंकि untrue stories हैं। So ये सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है कि कहां पर सिंगुलर आ सकता है और कहां पर प्लूरल आ सकता है। I've got a pain in my back. It really hurts. मुझे कमर में शदीद तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखता है। I checked the figures carefully 3 times. I took great pains to get them exactly right. अब अगर मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस बयान करूं तो ये फिजिकल पेन की बात हो रही है, ठीक है। फिजिकल पेन को आप नॉर्मली सिंगुलर करके ही रेफर करते हैं। यहाँ पर जो पेन्स है, ये बात हो रही है आपने जितनी कोई एफर्ट्स की हैं या जितना भी आपने कोई काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, तो ये उसको रेफर कर रहा है। तो ये वाला जो पेन है, ये वाला जो पेन है, ये एक्चुअल फिजिकल वर्क की तरफ, फिजिकल पेन की तरफ इशारा कर रहा है। और ये जो प्लूरल में पेन्स है, ये जितनी आपने मेहनत की है, कलेक्टिव आपने एफर्ट किया है, कलेक्टिव एफर्ट यानी कि ऑब्वियसली अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 4 घंटे मुसलसल नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते रहेंगे। 4 घंटे करने के बाद गैप दे लेंगे, फिर मजीद 2 घंटे दे लेंगे, फिर गैप दे लेंगे। सो ये पेन्स जो हैं ये फिजिकल पेन्स नहीं है, ये वो पेन है जो कि आपकी एफर्ट, आपके हार्ड वर्क से रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल में आया है और पहले वाले सेंस में ये सिंगुलर में इसलिए आया क्योंकि ये फिजिकल पेन को रिफर कर रहा है। फिजिकल पेन चाहे बैक में हो चाहे आर्म में हो, ठीक है, तो आप उसको यही कहेंगी माई आर्म इज हर्टिंग या फिर आई हैव पेन इन माई आर्म, क्योंकि वो एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप पूरी बॉडी की तरफ बात कर रही हैं तो बॉडी तो पूरा एक होल यूनिट की अगर बात कर रही हैं तो तब भी आप पेन ही यूज करेंगी, ठीक है। आई एम एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम पेन इन माई बॉडी, तब भी आप बॉडी को एज अ सिंगुलर एंटिटी के तौर पर ट्रीट कर रही हैं, इसलिए आप पेन लेंगी। यहाँ पर जो पेन की जो सेंस है, मीनिंग है, वो बदल जाता है, फिजिकल पेन। यहाँ पर पेन्स का मीनिंग बदल जाता है, दैट मीन्स द हार्ड वर्क। तो आपको इस सारे में सिंगुलर में भी और जो प्लूरल है इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें से सीखनी है वो ये है कि सिचुएशन वाइज आपने देखना है कि मीनिंग क्या बन रहा है एक चीज का, ठीक है। वो मीनिंग को आपने लेकर समझ के अंडरस्टैंड करके चलना है। Some nouns have both a singular and plural form with a difference in meaning. तो आपको यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, सबसे जो चीज आपने इम्पोर्टेंट सीखनी है
वो यही है कि डिफरेंस ऑफ मीनिंग जो है ना, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। So let's talk about the news, कि ये प्लूरल की तरह यूज होता है या सिंगुलर की तरह. So some nouns have a plural form with s but take a singular verb. The news was worse than I had expected, not the news were. Economics is a difficult subject, not economics are. If you remember that in Unit 77, अगर आप अभी अपनी किताब से खोल कर उसे देखें, तो वहां पर भी एग्जाम्पल यूज हुआ था, That's a wonderful news. न्यूज का मैंने आपको बताया था कि न्यूज इज एन abbreviation. Abbreviation for what? Let's see. N is for north, E is for south, east, W is for west, S is for south. So we discussed also in Unit 77 that news is always referred to as a singular. यानी कि खबरें अगर आपको एक मिले या एक खबर मिले तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर वाला ही लगाएंगी, या वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या फिर वो वर्ब हो सकता है जो कि सिंगुलर के रूल्स को फॉलो करे. अब यहां द न्यूज वॉज यूज होगा लेकिन न्यूज वर यूज नहीं होगा, क्योंकि खबर अगर आप उर्दू में करें तो खबर और खबरें हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, बिकॉज न्यूज लाइक आई सेड इज एन अब्रीविएशन फॉर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है. सब्जेक्ट वो जो कि एक ही टॉपिक के बारे में स्टडी करे और वो है इकोनॉमी से रिलेटेड. अब इकोनॉमिक्स जो है उसको आप इकोनॉमिक नहीं कह सकती. अगर वो इकोनॉमिक बनेगा तो फिर जो है ना वो नाउन नहीं रहेगा. इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो माई पॉइंट, यानी कि तब वो जो है ना नाउन नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जब हम वो इकोनॉमिक यूज कर रहे हैं तो वो एक एडवर्ब की शेप हो जाएगा या एडजेक्टिव की शेप हो जाएगा. लेट्स से मैं यहां लिखती हूं इकोनॉमिक और फिर आ जाएगा डेवलपमेंट. व्हेन आई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहां पर जो डेवलपमेंट है वो बजाते खुद एक नाउन है. ठीक है, तो यहां नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है जो कि नाउन के बारे में हमें ज्यादा बताए तो वो हो जाता है एडजेक्टिव. यहां आप देखें कि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो गया है, इसलिए यहां पर हमें एस नजर नहीं आएगा. यहां पर जो एस है ये नाउन का एस है, यानी कि यहां पर इसकी कैटेगरी नाउन की है. ठीक है, और यहां पर इसके साथ एस इसी वजह से आएगा क्योंकि ये नाउन है. अगर ये यहाँ डेवलपमेंट जो कि ऑलरेडी एक नाउन है उससे पहले अगर इकोनॉमिक आ गया है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा. तो यहाँ पर आप यहाँ जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि वर्ब जो है जब वो अपना वर्ब नहीं, कोई भी वर्ड जो है वो जब अपना पार्ट ऑफ स्पीच बदल लेता है तो कई बार उसके साथ के रूल्स भी बदल जाते हैं. वर्ड सेम है इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स, लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क आ गया. जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रहे हैं हम कह रहे हैं ऐसी डेवलपमेंट जो कि मुआशी हो, मुआशी तरक्की. तो डेवलपमेंट नाउन है और उससे पहले आने वाला जो वर्ड इकोनॉमिक है वो एडजेक्टिव है.
दूसरे जो यहाँ हमारे सामने एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम एक इकोनॉमिक्स मजमून के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एस आना जरूरी है क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स जो है वो हम नाउन के तौर पे बात कर रहे हैं। आई होप दैट यू फॉलोड माई पॉइंट। नाउन्स टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब, अब यहाँ पर उन नाउन्स की लिस्ट दी गई है जिनके बाद हमेशा जो वर्ब आते हैं वो सिंगुलर रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज के बारे में हमने बताया न्यूज इज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ग्रेट न्यूज, ठीक है, इट इज ग्रेट न्यूज। The subjects economics, mathematics, maths, physics, politics and statistics. तो ये जो subjects हैं इनके साथ भी S आता है, लेकिन इनके साथ जो verb या helping verb आएगा तो वो हमेशा singular के rules को follow करेगा। The activities, athletics and gymnastics. I am या फिर आप एग्जाम्पल कोई और देती हूँ। Athletics is my favorite subject. ठीक है, लेट्स से आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहां पर आपने इलेक्टिव्स में से चूज किया है एथलेटिक्स, सॉरी मैंने फेवरेट लिखना था यहाँ, अच्छा यहाँ पर मैं कहूंगी एथलेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर जिम्नास्टिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। द गेम बिलियर्ड्स एंड डार्ट्स, डार्ट्स जो है ना, अगर आपको पता नहीं है, हो सकता है गेम खेली हो लेकिन पता ना हो कि उसे डार्ट्स कहते हैं। एक ऐसे गोल सा एक निशाना बना होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ गोल दायरे बने होते हैं। इस तरह एक मिड में होता है, एक उसके ऐसे साइड पे होता है और फिर एक उसके साइड पे होता है। छोटे छोटे से हाथों में पकड़े होते हैं तीर से, जो कि आप कभी इधर लगा देते हैं, बहुत ही लकी हैं तो इधर मिड में लग जाते हैं, ठीक है, तो उन तीरों को डार्ट्स कहते हैं और दिस इज कॉल्ड नोन एज गेम ऑफ डार्ट्स। तो डार्ट्स जो है ना उसमें हमेशा एस यूज होगा, और बिलियर्ड्स में भी, बिलियर्ड्स जो कि पूल गेम भी कहलाती है अक्सर, या फिर स्नूकर भी आप जिसको कहते हैं, जो कि अक्सर अब बड़ी सी टेबल होती है जिस पे बॉल्स होते हैं, लंबी सी स्टिक्स होती हैं और उसके साथ आप बॉल को, एक बॉल से दूसरी बॉल को निशाना लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, तो उसके साथ भी हमेशा एस यूज होता है। फिर मीजल्स जो है ये खसरे की बीमारी है, तो मीजल्स के साथ भी हमेशा एस यूज होता है। अब ये वो नाउन्स हैं जिनके साथ जब भी कोई वर्ब लगता है या हेल्पिंग वर्ब लगे या फिर कोई मेन वर्ब लगे तो वो हमेशा सिंगुलर जो वर्ब के रूल्स हैं वो उनको फॉलो करता है। अब बात करते हैं मीन्स के बारे में। Some nouns ending in s have the same singular and plural form. This means of transport saves energy. Both means of transport save energy. This species of insect is quite rare. All these species of insect are quite rare. अब ये examples आप देखें, this means of transport saves energy. This means, अब जब आप इससे पहले this लगा रहे हैं तो यहाँ से आपको एक क्लियर हिंट मिल गया है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ इसको प्लूरल की तरह यूज करना होता तो आप इसे these भी कर सकती थी। these करेंगी तो फिर यहाँ पर जो save है उसका s कट जाएगा। This means of transport saves energy. These means of transport save energy. तो ये जो है ना, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं इन्हें आप डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना,
और ये जो है ना, ये आपको बताते हैं कोई चीज कितनी पास है, कितनी दूर है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर दिस को आप जो है ना दूर पड़ी हुई चीज को रेफर करेंगे तो आप दैट करके रेफर करेंगी, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि आपसे दूर है या पास्ट में एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप पास्ट में प्लूरल में रेफर करना चाह रहे हैं तो आप उसको दोज कर देंगी। दीज का दोज बन सकता है, दिस का दैट बन सकता है। दिस का मतलब है पास वाली, दैट का मतलब है दूर वाली, दीज का मतलब है पास वाली ज्यादा जो चीजें हैं, दोज का मतलब है दूर वाली ज्यादा चीजें। सो दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट saves energy, these means of transport save energy। तो यहाँ पर आपको इस डेमोस्ट्रेटिव से क्लियर हो गया है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। Okay, so this means of transport saves energy. Both means of transport save energy. अब यहाँ पर जो both की बात हो रही है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मीन्स और मीन्स सेम रहा, सिर्फ जो आगे पीछे के लफ्ज हैं जो डेमोस्ट्रेटिव्स हैं वो, या फिर ये जो चीजें हमें इशारा कर रही हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, हमें बता रही हैं कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ से दिस से हमें हिंट मिला कि सिंगुलर है, यहाँ बोथ से मिला कि एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो हमने ये वर्ब भी उसी हिसाब से लगाया, हमने एस हटा दिया और सेव एनर्जी कर दिया। दिस स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट इज क्वाइट रेयर, ठीक है। यहाँ पर भी जो दिस है वो आपको बता रहा है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। दिस स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की ये किस्म, इज क्वाइट रेयर। अब दिस हमारे पास हिंट था, इसलिए हमें पता चला सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज की बात हो रही है, ठीक है, ओनली वन। इसीलिए हमने इज लगा दिया यहाँ। ऑल दीज स्पीसीज, आप यहाँ देखें कि ये जो दीज है ये प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए दीज आया, तो इसीलिए हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया, आर क्वाइट रेयर। यहाँ पर सिर्फ एक स्पीसीज की बात हो रही है और यहाँ पर जो है वो ज्यादा स्पीसीज की बात हो रही है। आप इसको इंसेक्ट्स भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर एस भी ऐड कर देंगी तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी। अगर आप दीज ना भी लगाएं तो ऑल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक स्पीसीज की बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपने दीज इसलिए लगाया जिनके बारे में हम बात कर रही हैं। तो स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स भी आप कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने इधर एस भी लगा दिया है तो वो गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो नाउन्स विद वन फॉर्म। Crossroads means series. For example, a series of TV documentaries. Nouns जिनका एक ही फॉर्म यूज होता है, Crossroads means और series, ठीक है। Series of TV documentaries, species का मतलब है kind या type. Works, a factory, and headquarters, a main office. Take either a singular or a plural verb. The steel works has closed down, the steel works have closed down। तो ये वो नाउन्स हैं जिनकी एक ही फॉर्म यूज होती है, तो इसके अंदर आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं। वी आर एट क्रॉसरोड्स या वी आर एट अ क्रॉसरोड्स। क्रॉसरोड्स का मतलब ये होता है कि वो जगह जहां पर कोई फैसला कुन घड़ी हो, जहां पर आकर आपको कोई फैसला करना पड़ जाए और वो फैसला आपको फाइनलिटी के साथ करना पड़े। मीन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मीन्स सिंगुलर भी हो सकता है, मीन्स प्लूरल भी हो सकता है, उससे पहले आने वाले जो एडजेक्टिव हैं डेमोस्ट्रेटिव उस पर डिपेंड करता है, या उससे पहले जो है ना नंबर पर डिपेंड करता है। सीरीज, a series of TV documentaries।
सीरीज जो है ना उसके अंदर मुख्तलिफ एपिसोड्स एक ही टॉपिक से रिलेटेड दिखाए जाएं तो वो सीरीज ही कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अ सीरीज ऑफ शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव कैरेक्टर था। वो क्या काम करता था कि वो जो केसेस होते थे, जो मिस्ट्री से भरपूर होते थे, वो उनको रिजॉल्व करता था। अब शेरलॉक होम्स का काम एक ही है और वो क्या है कि वो मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करना, डिटेक्टिव का काम करना। इसका मतलब ये हो गया कि उसका काम तो एक ही जैसा रहा। केसेस जो हैं वो बदलते रहते हैं लेकिन काम उसका एक ही रहता है, इसीलिए हम उसको सीरीज कह देते हैं। स्पीसीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीसीज सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है। सो वर्क्स अ फैक्ट्री एंड हेडक्वार्टर्स अ मेन ऑफिस। अब वर्क्स जो है ना वो फैक्ट्री को रिफर करके कहा जाता है। तो फैक्ट्री जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जैसे नीचे के एग्जाम्पल में दिया गया है द स्टील वर्क्स, ठीक है। यहाँ पर हैज भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है। हैज इसलिए है अगर एक ही फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वर्क्स का मतलब है फैक्ट्री। अगर हैज हो रहा है द स्टील वर्क्स, ठीक है, एक फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है तो आप हैज यूज करेंगे। अगर मोर देन वन फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है तो फिर आप उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे और वो हैव हो जाएगा। So after discussing unit 80 and the singular and the plural, we have tried to understand how some nouns can be singular and plural, some nouns can be both singular and plural, whereas some nouns can have s with them, but they can be used in the singular sense. So let's talk about the contents of Unit 81. Let's talk about the pair nouns and group nouns. ये गलती बड़ी कॉमन है। हम अक्सर जो है इन वाले नाउन्स को सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं। सो पेयर नाउन्स बेसिकली वो नाउन्स होते हैं जिनको हमेशा आप एक पेयर की सूरत में रिफर करते हैं, और पेयर आपको पता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इसीलिए वो प्लूरल में चला जाता है। We use a pair noun for a thing made up of two parts which are the same. अब आपको पता है पेयर जो है वो सिमिलर चीज़ों का होता है। Some pair nouns are binoculars. अब यहाँ अगर आप पिक्चर में देखें तो बॉटम पे बाइनोक्यूलर्स बनाई गई हैं, ठीक है। लेट मी यूज लेजर पॉइंटर। ये आपकी जो है वो बाइनोक्यूलर्स हैं। इसे हम पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें ये सेपरेट लेंसेज हैं, एक लेंस ये है, दूसरा ये है, इसीलिए आप इसे बाइनोक्यूलर्स यूज करेंगे, यानी कि आप इसके साथ एस यूज करते हैं। इसी तरह ग्लासेस है, यहाँ आप देख लें कि ये एक शीशा है और ये दूसरा शीशा है। तो कई बार आप कहते भी हैं, एक्सप्रेशन यूज होता है वेयर आर माई पेयर ऑफ ग्लासेस, तो उसके अंदर आप इन दोनों शीशों को रेफर कर रहे होते हैं। अब आपको मैंने क्लास में भी काफी बार बताया कि उर्दू और इंग्लिश को आपने ये नहीं समझना कि ये दोनों एक ही तरह के सिस्टम पर रन करती हैं। उर्दू में आप बड़े आसान अल्फाज में पूछ लेती हैं मेरी ऐनक किधर है, ठीक है, मेरी ऐनक किधर है एक ऐसा मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि ऐनक सिंगुलर के तौर पर यूज होती है। लेकिन इंग्लिश में ऐनक जिसे हम ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं, ये दोनों स्पेक्टिकल्स भी और ग्लासेस भी इसके साथ ऐसा आता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पेयर के तौर पर यूज होता है। ये शीशा पहला और ये शीशा दूसरा है, तो ये एक ही ऐनक का हिस्सा, एक फ्रेम का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये 1 और 2 हैं, 2 हो गए, इसलिए एक पेयर बन गया। इसीलिए ग्लासेस में आप देखें, जब आप ग्लासेस में ग्लास, पीने वाले ग्लास को रेफर नहीं कर रही जिसकी शेप ऐसे होती है, ठीक है, मैं उसको रेफर नहीं कर रही हूँ, मैं रेफर कर रही हूँ ऐनक को।
ओके, सो ये आपका यूज होगा, ये जो ऐनक है ग्लासेस प्लूरल की तरह, पेयर नाउन हो जाएगा। फिर हो गया जीन्स, पतलून। जीन्स के अंदर भी देखें दो आपकी टांगे होती हैं, उसी के हिसाब से जो जीन्स है उसमें एक टांग और दूसरी टांग दोनों के लिए अलग अलग जिसे कहते हैं ना आप कपड़ा यूज होगा। जाहिर है वो एक ही आपकी बॉडी के ऊपर फिट आएगा, लेकिन ये पेयर ऑफ जीन्स कहलाएगा। उसी तरह पैंट्स हैं, पैंट्स और जीन्स मिलते जुलते हैं। पिजामाज, तो आप इसमें भी देखें जीन्स में भी ऐसा आया है, पैंट्स में भी ऐसा आया है, पिजामाज में भी जो है वो ऐसा आया है। उसके बाद आप सिजर्स में देख लें, सिजर में ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। सिजर्स भी जो हैं वो हमेशा आप कहते हैं अ पेयर ऑफ सिजर्स, यानी कि ये एस तो यूज हुआ है, कई बार एक्सप्रेशन पूरा यूज होता है। अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, a pair of glasses, a pair of jeans, pants, pajamas, a pair of scissors। तो ये पेयर इसलिए यूज होता है क्योंकि उसके अंदर पेयरिंग हुई हुई है। अच्छा, अब आप शॉर्ट्स की बात कर लें। शॉर्ट्स जो हैं पैंट से छोटे होते हैं, घुटनों तक होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टांगे दो होती हैं, उसके हिसाब से उसके दो हिस्से होंगे, इसीलिए हम शॉर्ट्स रेफर करेंगे। टाइट्स हो गई, उसकी भी वही बात हो गई, उसके साथ भी एस यूज होगा। और ट्राउजर्स जो है वो उसमें भी एस यूज होगा। A pair noun is plural and takes a plural verb. My jeans need washing। अगर jeans को हम सिंगुलर के तौर पर यूज हो रहे होते तो शायद यहाँ need के साथ एस आता, लेकिन ऐसा नहीं है। पेयर नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल ही कंसिडर होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ये बाइनोक्यूलर्स हैं, इसमें ये एक हिस्सा है और ये आपका दूसरा हिस्सा है, और प्लूरल बनाने की शर्त क्या है, वन से ज्यादा कोई चीज हो, एक से ज्यादा कोई चीज हो। तो यहाँ पर जो बाइनोक्यूलर्स है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, या उसके साथ कोई भी वर्ब लगेगा तो वो प्लूरल के रूल को फॉलो करेगा। सो माई जीन्स नीड वॉशिंग, आप ये नहीं कह सकते माई जीन नीड्स वॉशिंग, ठीक है। जीन्स के साथ हमेशा एस ही आता है, और उसके साथ जो वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्लूरल के रूल को फॉलो करता है। These tights were quite expensive। सो टाइट्स चूंकि पेयर है एक और दूसरी टांग के लिए, तो उसको हमेशा पेयर के तौर पर ट्रीट करेंगे। पेयर दो चीजों से मिलकर बनता है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर आप देखें कि वर यूज हुआ है। इसके बाद वी हैव गॉट सम सिजर्स समवेयर, नॉट अ सिजर, ठीक है। सम सिजर्स, ये एक से ज्यादा पेयर ऑफ सिजर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप एक सिजर के बारे में बात कर रही हैं तो आप कहेंगी वी हैव गॉट सिजर्स समवेयर, यानी कि अभी ये जो एक पेयर ऑफ सिजर्स है आप इसके बारे में बात कर रही हैं। अगर एक से ज्यादा पेयर के बारे में आप बात करेंगी, यानी कि इस तरह की और कैंचियां हैं, तो फिर आप जो है वो सम सिजर्स आप यूज करेंगी, ठीक है। वी हैव गॉट सम सिजर्स समवेयर। अच्छा, we cannot use a/an और a number with a pair noun, ठीक है। पेयर नाउन के साथ आप अ या एन का आर्टिकल यूज नहीं कर सकती, और साथ ही उसके साथ कोई ये नहीं बता सकती 2 सिजर्स, 3 सिजर्स, 4 सिजर्स, ये आप यूज नहीं कर सकती। आप सम लगा सकती हैं, मैनी लगा सकती हैं, इस तरह के आप वर्ड्स लगा सकती हैं। We cannot use a or an or a number with a pair noun, but we can use pair of। तो मैं आपको शुरू से जो ऊपर एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं मैं इनके बारे में बता रही हूँ। हमेशा इनसे पहले एक्सप्रेशन यूज होता है अ पेयर ऑफ, ठीक है। A pair of binoculars, a pair of glasses, a pair of jeans, a pair of pants, a pair of pajamas, a pair of scissors, a pair of shorts, a pair of tights, a pair of trousers। तो आप pair of यूज कर सकती हैं। I need some jeans और I need a pair of jeans। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप कहेंगी I need 2 pairs of jeans, ठीक है।
अगर आपको ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करने जाती हैं, आप कहती हैं मुझे कोई पैंट्स दिखा दें, वो आपसे पूछें कितनी चाहिए, तो आप कहेंगी आई नीड 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है, या आई नीड 2, उसके बाद पेयर भी प्लूरल हो जाएगा, आई नीड 2 पेयर्स, 2 जोड़ियां, 2 पेयर्स ऑफ, और फिर आपका ये हो जाएगा पैंट्स, ठीक है। बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आपको ज्यादा जोड़ियां चाहिए होंगी तो ये एक जोड़ी की बात होगी, तो आप कहेंगी आई नीड अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो एक से ज्यादा चाहिए होगी तो फिर आप कहेंगी 2 pairs of pants. So we can use pair of. I need some jeans or I need a pair of jeans. Not a jean Laura bought 4 pairs of tights, not 4 tights. तो आप अ जीन यूज नहीं करेंगी। फिर ये इसके बाद एक यहाँ फुल स्टॉप नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, इसके बाद है लॉरा बॉट 4 pairs ऑफ टाइट्स। आप यहाँ पर देखें उसने क्वांटिटी लिख दी है, एक से ज्यादा 4 हैं, इसीलिए यहाँ पर पेयर में ऐसा आ गया। टाइट्स तो ऑलरेडी एस के साथ आती हैं, ठीक है, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां आपने बताना है एक से ज्यादा है तो आप क्वांटिटी लगा देंगी 4, लेकिन आप ये नहीं कहेंगी आई नीड 4 टाइट्स, आपको फिर पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। जब आपने एक से ज्यादा बतानी है तो यू विल नेवर यूज 4 टाइट्स, आप हमेशा कहेंगी 4 पेयर ऑफ टाइट्स, यानी कि 4 जोड़ियां मुझे टाइट्स की चाहिए। So let's talk about the group nouns now. A group noun can usually take either a singular or a plural verb. The team was playing well or the team were playing well. Like I said before or in the previous lecture, that it depends upon the meaning and the intention and the kind of information that you want to convey, या फिर आपका फोकस किस चीज पर है। अगर आप टीम पूरी के बारे में एक प्रॉपर्टी के तौर पर बात कर रही हैं, यानी कि पूरी की पूरी टीम के बारे में बात कर रही हैं, तो फिर तो टीम एक ही होगी। अगर एक से ज्यादा टीम खेल रही हैं तो ऑब्वियसली आप कहेंगी द टीम्स वर प्लेइंग वेल, लेकिन उसके अंदर भी एक एक पूरी टीम जिसके अंदर शायद 12 लोग हों या 6 लोग हों, तो आप उसके बारे में बात करेंगी। अगर आप टीम के अंदर तमाम लोगों के बारे में बात कर रही हैं, यानी कि टीम का लफ्ज भी यूज कर रही हैं लेकिन उसके अंदर के तमाम मेंबर्स को रेफर कर रही हैं, तो फिर आप जो है वो वर यूज करेंगी। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है द टीम वॉज, इसके अंदर जो है वो बात हो रही है टीम के बारे में एज वन ग्रुप, ठीक है, एज वन ग्रुप। अब यहाँ पर द टीम वर अगर आप कहेंगी तो यहाँ पर जो है वो उसके मेंबर्स के बारे में भी बात हो रही है। आसान अल्फाज में आप ये भी कह सकती हैं all the members of the team played well, ठीक है, या all the players of the team performed well। अगर आप तमाम मेंबर्स या प्लेयर्स के बारे में बात कर रही हैं, अगर आप टीम का लफ्ज ही यूज करना चाह रही हैं लेकिन आपका जो इंटेंशन है, इरादा है कि आप टीम के अंदर तमाम लोगों के बारे में भी बात करना चाह रही हैं, तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। द गवर्नमेंट इज इन क्राइसिस, अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को रेफर कर रही हैं, यानी कि पूरी गवर्नमेंट को। इसके अंदर तमाम इदारे आ जाते हैं, इसके अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड लोग हैं वो भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इदारों से रिलेटेड लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, और जो वजीर आजम है, सदर है, सब के बारे में अगर आप बात करी हैं, जो भी लोग गवर्नमेंट में हैं, तो फिर आप उसे एक टीम के तौर पर बात कर रही हैं, एक ग्रुप के तौर पर ट्रीट कर रही हैं, तो फिर आप इज यूज करेंगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का आ जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के इदारों के बारे में अलग अलग करके भी बात कर रही हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो हैं
वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर ही, लेकिन उन तमाम लोगों को भी रिफर करिए, जैसे मैंने टीम वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया, तो हेल्पिंग वर्ब फिर आर आ जाएगा। The choice depends on whether we see the group as a whole or as individual people. Often it doesn't matter whether the verb is singular or plural, but sometimes one form is better than the other. कभी कभार ऐसा होता है कि आप दोनों यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन उस सिचुएशन में जो चॉइस होता है वो ज्यादा बेहतर होता है कई बार, कि एक चॉइस दूसरे से बेहतर होता है। The family is a very old and famous one. अगर आप सिंगुलर वाले कॉलम में देखें तो आप एक खानदान के बारे में बात कर रही हैं, इसीलिए यहाँ आपने is यूज कर लिया। The family is a very old and famous one. फिर प्लूरल में the family are delighted with their presence. यहाँ पर फैमिली के तमाम मेंबर्स के बारे में बात हो रही है जो एक ही खानदान का हिस्सा हैं, लेकिन तमाम मेंबर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तमाम मेंबर्स को आप रिफर करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने यहाँ आर यूज कर लिया है। The family are delighted with their presence. The orchestra consists of 86 musicians. यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा पूरा का पूरा साजीना एक टीम के तौर पर बात हो रही है, ग्रुप के तौर पर बात हो रही है, इसलिए यहाँ कंसिस्ट का मतलब मुश्तमिल है, तो कंसिस्ट में आपने ये जो एस है, ये ग्रामेटिकल एस है जो आपने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप ऑर्केस्ट्रा को एक सिंगुलर टीम के तौर पर आप रेफर कर रही हैं। यहाँ पर दी ऑर्केस्ट्रा डोंट नो व्हाट टू प्ले। अब यहाँ पर अगर डोंट आया है, डोंट डू नॉट को रेफर करता है, और डू नॉट हमेशा जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ आता है। यहाँ पर आपने ऑर्केस्ट्राज नहीं किया, ऑर्केस्ट्रा ही है, लेकिन आप उन 86 म्यूजिशियंस के बारे में भी बात करना चाह रही हैं जो कि इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा हैं, इसीलिए आपने यहाँ उसको प्लूरल के तौर पर ट्रीट कर लिया और आपने कहा दी ऑर्केस्ट्रा डोंट नो व्हाट टू प्ले। When we mean the group as a whole, we use a singular verb. देखें, as a whole वाला जो लफ्ज है ना, यहाँ पर as a whole वाला जो एक्सप्रेशन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि as a whole से ही सारी बात यहाँ पर वाज़ेह हो जाती है। अगर आप एक प्रॉपर्टी, एक एंटिटी, एक जिसे कहते हैं ना बॉडी के तौर पर एक चीज को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर जो है वो एक हो जाएगा, सिंगुलर उसके साथ यूज होगा। We use it and its. The committee has made its decision. कमेटी पूरे एक ग्रुप के तौर पर बात हो रही है, इसीलिए आपने उसके साथ its यूज कर लिया। When we mean the individual people in the group, we normally use the plural. Like I said कि जब हम ग्रुप के अंदर हर एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप उस ग्रुप को प्लूरल के तौर पर ट्रीट कर देंगे। We use they, them and their. The class will miss their lessons because they are all going on a trip. अगर आपकी क्लास के बारे में, तमाम स्टूडेंट्स के बारे में मैं रेफर कर रही हूँ, तो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, इंडिविजुअली नहीं, लेकिन तमाम को शामिल कर रही हूँ उस क्लास के अंदर, तो फिर वो प्लूरल बन जाएगा। अगर मैं क्लास सिंगुलर के बारे में बात करूंगी तो मैं कहूंगी द क्लास विल मिस इट्स लेसन्स। फिर अगर सिंगुलर होगा तो तब वो इट्स हो जाएगा, ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो वो इट्स हो जाएगा। बिकॉज द क्लास विल मिस इट्स लेसन बिकॉज ऑफ अ ट्रिप। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगी, ठीक है, या फिर मैं कह दूंगी बिकॉज इट इज, सॉरी एक मिनट, अच्छा इसको मैं ठीक करके लिखती हूँ, बिकॉज इट इज, ठीक है, फिर यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, इट इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, यानी कि जब मैं क्लास को सिंगुलर के तौर पर एक क्लास कलेक्टिवली रेफर करूंगी तो फिर जो है वो इट्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इट इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपको कह रहे हैं अगर आप प्लूरल की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो क्लास देयर और दे हो जाएगी,
और यहाँ पर आप देखें कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आ जाएगा। ठीक है, सो सम ग्रुप नाउन्स आर आर्मी। आर्मी का आपको पता ही है, एक ग्रुप के तौर पर यूज होती है। ऑडियंस, ऑडियंस सबके बारे में बात हो रही होती है। बैंड, जो कि ऑब्वियसली बैंड के बारे में आपको पता ही है। बोर्ड, कॉयर, कॉयर बेसिकली जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है मुख्तलिफ किस्म के साज बजाने वाले, तो उसी तरह कॉयर जो है जो एक ही ग्रुप के सिंगर्स होते हैं। क्लास जैसे आप सब हैं, क्लब, कमिटी, कम्युनिटी, कंपनी, काउंसिल, क्रू, क्राउड, फैमिली, गवर्नमेंट, ग्रुप, मैनेजमेंट, ऑर्केस्ट्रा, पॉपुलेशन, प्रेस। प्रेस जो है ना बेसिकली आप रेफर करते हैं वो तमाम लोग जो कि मीडिया से रिलेटेड होते हैं। पब्लिक, स्टाफ, टीम, यूनियन। ऑल्सो हैरड्स, हैरड्स जो है वो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा स्टोर है और ये ग्रुप है, इसलिए उसको हैरड्स रेफर किया जाता है। द बीबीसी, बीबीसी पूरा एक इदारा है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और वहाँ पर मौजूद होने वाली टीम, तो उसे आप एक ग्रुप के तौर पर ही रेफर करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस, अब यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या कि वो चार्टर जो कि तमाम मुल्कों ने मिलकर एक ग्रुप के तौर पर साइन किया था, एटसेट्रा। एंड इंग्लैंड, द इंग्लैंड टीम, यानी कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है लेट्स से इंग्लैंड और पाकिस्तान का, तो वहां पर बार बार वो ये नहीं कहेंगे द इंग्लिश टीम, द इंग्लिश टीम, वो उसको इंग्लैंड ही रेफर करेंगे, द इंग्लैंड। इंग्लैंड हैज स्कोर्ड दिस, पाकिस्तान हैज स्कोर्ड दिस। अब इंग्लैंड और पाकिस्तान रेफर करने का मतलब क्या है कि इंग्लैंड को एक टीम के तौर पर रेफर किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक टीम के तौर पर रेफर किया जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी इंग्लैंड की फुटबॉल की टीम है, तो इसे भी एक टीम के तौर पर रेफर किया जाता है। Let's see the last category, police, people and cattle. These nouns have a plural meaning and take a plural verb. Police, people and cattle. अब इन तीनों के बारे में अगर आपको यूज पता है तो पुलिस जो है वो एक बंदा है तो पुलिस मैन हो जाएगा, और अगर ज्यादा है पुलिस में है तो वो पुलिस हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद पीपल है, ऑब्वियसली पीपल इज अ प्लूरल, ये तो आपको पता होना चाहिए। कैटल, आपके जो मवेशी होते हैं, अगर एक है तो वो काओ या बफलो हो जाएगी, और अगर ज्यादा है तो वो कैटल हो जाएंगी। So these nouns have a plural meaning and take a plural verb. The police have warned motorists to take extra care. People don't know what the future will bring. The cattle are going to be sold with the farm. तो ये वो nouns हैं जो कि हमेशा ग्रुप के तौर पर ही यूज होते हैं। अगर आपने एक जनरल सेंस में बात करनी है तो आप जनरली एक इदारे को या ग्रुप को रेफर करेंगे। अब कैटल के अंदर अगर एक काउ की बात करी है तो आप सिंपली यहाँ भी लिख सकती हैं द काउ इज गोइंग टू बी सोल्ड विद द फार्म। अगर ज्यादा काउ हैं तो आप काउज भी कह सकती हैं द काउज आर गोइंग टू बी सोल्ड विद द फार्म। अगर आप काउ के साथ बफलो को भी शामिल कर रही हैं, ठीक है, मवेशी जो होते हैं, मवेशी के अंदर काउज भी आ जाती हैं, बफलोज भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें बुल भी आ जाते हैं, फिर उसके अंदर जो है शीप भी आ जाती हैं, गोट भी आ जाती है। तो वो तमाम जो मवेशी जो जानवर जो रखे जाते हैं उसे फिर आप कैटल कह देते हैं। तो कैटल एक ग्रुप के तौर पर यूज होता है। तो कैटल कभी एस नहीं होगा, पीपल के साथ भी कभी एस यूज नहीं होगा, पुलिस के साथ भी एस यूज नहीं होगा। तो ये तीनों वो नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल मीनिंग ही सीखते हैं, लेते हैं। तो आज हमने पेयर 80 और 81 में हमने सीखा कि सिंगुलर और प्लूरल जो हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगाए जाते हैं, और पेयर नाउन्स और ग्रुप नाउन्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगाते हैं। तो ये आपका लेक्चर गुजरे हुए मंडे और ट्यूसडे का लेक्चर हो गया है। ये लेक्चर आपके 2 क्रेडिट आवर्स को पूरा कर देगा। जिन स्टूडेंट्स ने वेडनेसडे का लेक्चर अटेंड कर लिया था अच्छी बात है, और जिन्होंने अगर यूनिट नंबर 79 जो था वो नहीं किया था तो वो लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। सो दिस लेक्चर हैज फॉर्मली एंडेड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।